फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था रजनी की माँ ने उसे उसकी दोनों बाजुओं से पकड़कर बुरी तरह से झंझोर दिया। हाँ, हमने किया है ये सब। हमने मयंक को महक के कमरे तक जाने का रास्ता सुझाया था। बाकी घर वालों को हमने महक के खिलाफ इतना भड़काया कि सब महक से नफरत करने लगे। कोई भी महक के पास उसके कमरे में ना जाए, इसके लिए हम वहाँ बैठे रहे। जब मयंक के आने का वक्त हुआ तो हम इनके घर से अपने घर आ गए। सुना आप सबने, हमने ये सब किया है क्योंकि हम आर्यन को प्यार करने लगे थे, लेकिन इसने हमें दुत्कार दिया और एक विधवा से शादी कर ली। हमने महक को बदनाम करके आर्यन की अकड़ को, गुरूर को तोड़ दिया है। अब आगे। हमने मयंक को सिर्फ महक के कमरे में जाने के लिए कहा था, पर इसने महक के साथ बदतमीजी कर दी। रजनी की सब बातें सुनकर सुशीला जी, आर्यन के अम्मा बाबूजी के मुंह खुले के खुले रह गए। वो रजनी को कुछ कहते उससे पहले ही आर्यन ने मयंक को फिर से पकड़ लिया और गुस्से से उसके ऊपर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज, कहकर आर्यन ने मयंक की गर्दन को कसकर दबा दिया। मयंक की सांसें उखड़ने लगी और उसकी आंखें बाहर आने लगी। पुलिस वालों ने आर्यन के हाथ से मयंक की गर्दन छुड़वाई, पर बहुत मुश्किल से। पुलिस अधीक्षक, मिस्टर आर्यन, आप शांत हो जाइए। आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपने इसकी जितनी खातिरदारी करनी थी कर दी, अब बाकी हम पुलिस स्टेशन ले जाकर करेंगे और रजनी को भी पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। इसके कहने पर ही मयंक ने ऐसा घिनौना काम किया है। मैं लेडी पुलिस को बुलाता हूँ, कहकर पुलिस अधीक्षक अपने फ़ोन से फ़ोन करने लगा तो रजनी के माँ बाप ने आर्यन के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। दोनों की नम आंखें देखकर आर्यन ने पुलिस अधीक्षक को लेडी पुलिस को बुलाने से मना कर दिया। पर मिस्टर आर्यन, असली कल्प्रिट तो रजनी है, मयंक तो सिर्फ मोहरा था। मैं जानता हूँ सर, पर रजनी की वजह से इसके माँ बाप आज शर्मिंदा खड़े हैं। सिर्फ इनकी वजह से रजनी आज बच गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे माफ़ी मिल गई है। आज के बाद तुमने मेरी ज़िंदगी में दखल दिया या तुम्हारी वजह से मेरी महक को कोई नुकसान हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुम एक लड़की हो। बद से बदतर ज़िंदगी कर दूंगा तुम्हारी। सर, आप मयंक के खिलाफ केस बनाइए। आप इस बात की चिंता मत करिए। मयंक अब जेल की सलाखों के पीछे लंबा जाएगा। ओके मिस्टर आर्यन, हम चलते हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने ही उस दिन मुझे मेरी पत्नी तक पहुंचाया था, वरना पता नहीं महक ऐसी हालत में क्या करती। ये हमारा फर्ज है। उस दिन सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी आपकी पत्नी हमें। इन्हें एक कार वाले ने टक्कर मार दी थी। हमें वायरलेस पर एक्सीडेंट होने की खबर मिली तो हम तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे। इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। फिर इन्हें थोड़ा होश आया तो आपकी पत्नी ने टूटी फूटी भाषा में आपका नंबर बताया। फिर हमने आपको फ़ोन करके सब बता दिया। हमने उस गाड़ी को और गाड़ी वाले को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। उस दिन आपने मुझे फ़ोन किया तो महक के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं जल्द से जल्द महक के पास पहुंचना चाहता था। पुलिस अधीक्षक, अंत भला तो सब भला। अब आप उनका ख्याल रखिए, हम चलते हैं। आर्यन ने पुलिस वालों से अपना हाथ मिलाया और पुलिस वाले मयंक को पकड़ कर ले गए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुमने हमारी लाज बचा ली आज। माफ़ करिए, पर आपकी बेटी मेरे घर की इज्जत को सड़क पर ले आई। ये सब आपकी दी हुई सह का नतीजा है। ना तो आप रजनी को झूठे सपने दिखाते, ना तो ये ऐसा करती। आज के बाद अगर रजनी इस घर में दिखाई दी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। कृपा करके आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए और कोशिश करिएगा ये मुझसे और पत्नी से दूर रहे। बेटा, तुम चिंता मत करो, अब रजनी को हम यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएंगे, कहकर रजनी को रजनी के माँ बाप अपने साथ ले गए। सुशीला जी गुरूर से, आर्यन, तुम्हारी पत्नी के साथ जो हुआ उसके भाग में लिखा था। शेखर जी सुशीला जी की बात सुनकर वहीं आंगन में रखी खाट पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बुआ, आपको ऐसा लगता है कि महक के साथ जो हुआ वो उसके भाग में लिखा है, तो आप सब भी सुन लीजिए।
महक के साथ आज तक जो हुआ वो आपके कारण हुआ है। आपने ही महक को इंसान ना समझकर उससे जानवरों जैसा व्यवहार किया। रजनी जैसी पागल लड़की को मेरे पल्ले जबरदस्ती बांधने की कोशिश की। आपके बनाए घटिया रीति रिवाज के कारण महक का ये हाल हुआ है। आर्यन, अपनी बुआ से बदतमीजी से बात करोगे, वो भी कल की आई हुई लड़की के लिए। आर्यन की अम्मा जोर से गरजी। अम्मा, वो कल की आई लड़की अब मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, फिर चाहे आप सब क्यों ना हो। तभी महक अपने कमरे के दरवाजे को पकड़कर खड़ी थी। बाहर का हाल देखकर वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाई और जोर से चीखी तो आर्यन ने दौड़कर महक को अपनी बाहों में संभाल लिया। आर्यन की नज़र महक पर गई तो आर्यन ने देखा महक के कपड़े खून से सने हुए थे। आर्यन और शेखर जी देखकर डर गए। तभी आर्यन की अम्मा की नज़र महक पर गई तो वो जोर से चीखी, आर्यन छोड़ इसे, ये रजसवला स्त्री है। आर्यन को पहले कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब महक की हालत देखी तो आर्यन समझ गया कि महक को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। आर्यन की अम्मा बुरी तरह भड़की। जी, आर्यन को बोलो वो महक को हाथ ना लगाए, वरना वो अपवित्र हो जाएगा। सुशीला जी, आर्यन छोड़ महक को, इसे जहाँ से उठाया है इसे वहाँ लेटा दे। तुझे पता नहीं है, रजसवला स्त्री को उसका पति या कोई मर्द छुए तो वो मर्द अपवित्र हो जाता है। आर्यन अपनी अम्मा और बुआ की बातें सुनकर बुरी तरह खिंच उठा। उसने महक को अपनी बाहों में उठा लिया। जिसने इसे उठाया है वो इसका पति है, कोई गैर मर्द नहीं है। इस वक्त मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत है और मेरा धर्म ये कहता है कि मैं इस समय एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को अकेला न छोड़ूं। आर्यन महक को कमरे में ले गया और शेखर जी को डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाने के लिए कहा। शेखर जी अपना फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। भाभी, हमारे आर्यन ने आज अपनी पत्नी को छूकर हमारी पीढ़ियों से चली आ रहे रीति रिवाजों को तोड़ दिया है। ये रजसवला स्त्री है। आर्यन के समक्ष अब नई समस्या खड़ी हो गई है। आर्यन के सिर से एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी उसके सिर पर आकर बैठ जाती है। हर दिन कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है यहाँ। यही सब बातें सोच सोच कर आर्यन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। महक को पीरियड्स क्या शुरू हुए, पूरे घर में जैसे सुनामी आ गई थी। महक की मुश्किलें दिन भर दिन बढ़ती जा रही थीं, या यूं कहिए उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें बिन बुलाए मेहमान की तरह उसकी ज़िंदगी में घुस रही थी। महक के रसवला का दूसरा दिन था। एक तो महक बहुत कमज़ोर थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। चोटें भी पूरी तरह से भरी नहीं थी अभी उसकी। ऊपर से इतना तनाव, फूल सा चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था उसका। आर्यन रसोई घर में महक के लिए नाश्ता बना रहा था। तभी वहाँ आर्यन की अम्मा आ गई। आर्यन को नाश्ता बनाते हुए देखा तो उससे कहने लगी, आर्यन, तुम काहे नाश्ता बना रहे हो, हमें कह देते, हम बना देती। आर्यन की अम्मा को अजीब सी गंध आने लगी। उन्होंने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, पर तू बना क्या रहा है। आर्यन की अम्मा गैस की तरफ देखने लगी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। आर्यन, तुमने हमारे रसोई घर को अपवित्र कर दिया है। किसने कहा तुझे अंडा यहाँ बनाने के लिए। आर्यन की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए रसोई घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। तू तो ये सब नहीं खाता था आर्यन। अम्मा, पहले की बात और थी। आर्यन की अम्मा, हम समझे नहीं। आर्यन, अम्मा, मैं नाश्ता अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। आर्यन की अम्मा, तो किसके लिए बना रहा है। अंडा हमारे घर की रसोई में। आर्यन ने आमलेट बनाते हुए कहा, महक के लिए। आर्यन की अम्मा ने अपने माथे पर जोर से हाथ मार लिया। सत्यानाश, मतलब तूने अपनी लुगाई के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। आर्यन ने ट्रे में चाय का कप रखा और साथ में 2 सादा पराठे और आमलेट रखकर रसोई घर से बाहर निकल कर आ गया। आर्यन, अम्मा, महक बहुत कमज़ोर हो गई, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी है उसे हर रोज़ अंडे खाने चाहिए। अरे जीजी सुनो, इस लड़की की वजह से हमारे आर्यन ने हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी है। उस रसवला महक के लिए ये नाश्ता बनाकर लेकर जा रहा है।
सुशीला जी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। इस महक ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी। पहले इसकी वजह से हमारी बरसों की बनाई परंपरा को इसने तुड़वा दिया और अब हमारा घर और रसोई भ्रष्ट करवा दी इसने। ये मर जाए तो हम गंगा नहा लें। सुशीला जी ने दांत पीसते हुए कहा। आर्यन सबकी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। महक के कानों में जब सुशीला जी और आर्यन की अम्मा की कही बातें सुनाई दी तो महक की आंखों में आंसू आ गए। तभी आर्यन ने अपने कमरे में प्रवेश किया। उसने महक को रोते हुए देखा तो उसने चाय की ट्रे बेड के पास रखे टेबल पर रख दी। फिर उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? आर्यन ने महक की तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा। महक ने रोते हुए कहा, आपने मेरे लिए अपने बनाए नियम क्यों तोड़े? आर्यन ने महक की आंखों में देखकर कहा, अपनी पत्नी के लिए। महक एकटक आर्यन को देखने लगी, फिर अचानक से कहा, हम नहीं खाएंगे ये। आर्यन, क्यों नहीं खाओगी? मैंने बनाया इसलिए। महक, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते हैं। मुझे पता है तुम खाती हो, लेकिन यहाँ आकर तुमने बंद कर दिया है। फूफा जी ने बताया है मुझे, पर हम फिर भी नहीं खाएंगे। माँ जी पहले से ही नाराज हैं हमसे। हम अगर ये खाएंगे तो वो और नाराज हो जाएंगी हमसे। आर्यन को अब गुस्सा आ गया। वो महक के सामने से उठकर खड़ा हो गया। मत खाओ, सिर्फ औरों को खुश करो, फिर मर जाना। अपनी इस सो कॉल्ड परंपरा को निभाने के लिए अपनी जान की आहुति दे देना। शरीर में जान नहीं है और इन्हें परंपरा निभानी है। आर्यन आज बहुत गुस्से में था। वैसे भी आप मेरी कहीं बातें क्यों मानेंगी? आपका लगता ही क्या हूँ मैं, जो आप मेरा कहा मानेंगी? आर्यन गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे पर जाकर उसके कदम रुक गए। खाना हो तो खाना, वरना उठाकर बाहर फेंक देना, औरों को खुश करने के लिए। आर्यन गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया। महक आर्यन की बातें सुनकर रोने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। महक रोते हुए आर्यन का लाया हुआ नाश्ता करने लगी। आर्यन अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर आंगन में रखी हुई खाट पर बैठा हुआ था। शेखर जी ने उसे यूं बैठे हुए देखा तो उसके पास आ गए। आर्यन, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आर्यन ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। फूफा जी, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ माँ और बुआ और दूसरी तरफ महक, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी है, इन सब बातों की वजह से मेरी नौकरी सफ़र कर रही है। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो, ये बताओ। फूफा जी, मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। मेरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ। कंपनी रहने के लिए फ्लैट दे रही है। महक को साथ लेकर जाओगे? आर्यन शेखर जी को देखने लगा। उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, पर वो समझती ही नहीं है। वो भी परंपराओं की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उसे इन सब बातों से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। शेखर जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन, आज महक जैसी है उसमें उसका कसूर नहीं है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।